जी स्टूडेंट, जनरलाइजेबल मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफाइन करेंगे, फिर इसके कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। जी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स से क्या मुराद होता है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। देन ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। हम इसको कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है इफ देयर एग्जिस्ट P। अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर जाए सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D, वेयर D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो सिमिलैरिटी की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर सिमिलर हो किसी भी कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर हो तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू। मतलब उस मैट्रिक्स की हर एक आइगन वैल्यू के लिए जो आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। सेकंड रिजल्ट ये है कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल आइगन इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। जी अगर किसी भी मैट्रिक्स की सारी जो आइगन वैल्यूज है वो सारी डिस्टिंक्ट होती हैं, सेम नहीं होती, तो वो वाली मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मिसाल 2 3 है और ये मेरे पास 0 है, ये 4 है और यहाँ पर हम अगेन 3 ले रहे हैं, ये भी 0 है और यहाँ हम 5 ले लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स की अगर आप आइगन वैल्यूज निकालें तो ये मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स हो अपर ट्राई। अब ये ट्राइंगुलर जो ये जो ट्राइंगल है ये अपर ट्राइंगल है, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज है। एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरी आइगन वैल्यू 4 है और ये आपके पास है 5। तो इसकी तीनों आइगन वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। जी इसी तरह एक और मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 1 3 2 0 और यहाँ पे फिर आप 4 ले लेते हैं सपोज, और यहाँ पे -3 आ जाता है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी इसकी डायगोनल की एंट्रीज होंगी। अब इसमें देखें एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरी आइगन वैल्यू 4 है और तीसरी आइगन वैल्यू भी 1 है। अब ये दोनों सेम है, दोनों आइगन वैल्यूज जो सेम है मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट नहीं है। डिस्टिंक्ट ना होने से ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। जी नेक्स्ट आपके पास थर्ड रिजल्ट है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अगर आप उसके आइगन वेक्टर्स मालूम करते हैं और सारे के सारे जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उनकी जो तादाद है वो n के बराबर है, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। तो ये एक दूसरा तरीका है उसको डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने का। फोर्थ रिजल्ट है कि इफ ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल। उसका जो इनवर्स होगा वो भी आप होगा। नेक्स्ट आपके पास फर्दर फिफ्थ रिजल्ट है कि इफ ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल। अगर ए स्क्वायर आपके पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो ए नीड नॉट टू बी डायगोनलाइजेबल।
जैसे मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, अब इसकी अगर आप आइगन वैल्यूज देखें तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों आइगन, क्योंकि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, सॉरी ये अपर तो नहीं है, लेकिन इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उस तरीके से अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो ये तरीकाकार था आपके पास, डेल लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप ट्रेस ले लेते थे और साथ में हम लैम्डा लेते थे और फिर यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता था। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप इस मैट्रिक्स वो भी 0 है, डिटर्मिनेंट निकाले तो वो भी 0 है, तो लैम्डा स्क्वायर आपके पास आ जाता है 0। तो इस सूरत में लैम्डा आपके पास, लैम्डा की दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, तो इसकी सारी आइगन वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इस वजह से ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। और यहाँ पर ये जो आपके पास नल मैट्रिक्स होती है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है और ये हमेशा डायगोनलाइजेबल है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल है। उसकी वजह क्या है, नल मैट्रिक्स है ओ, इसको हम लिख सकते हैं P इनवर्स O और P। तो इसमें नल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज तो सारी उसकी सेम है, लेकिन उस सूरत में ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर इसको ये एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर बन जाता है। इसी वजह से जो नल मैट्रिक्स होगी ये हमेशा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। तो ये एग्जांपल भी आ गई। सिक्स्थ हमारे पास रिजल्ट है कि इफ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है वो सेम है और उनका जो लाजमी नहीं है कि डायगोनलाइजेबल हो। इसकी एग्जांपल भी नीचे दी हुई है, ए और बी ये आपके पास दो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हैं, लेकिन इनका जो डायगोनलाइजेबल नहीं है। ये कैसे पता चला कि ए और बी डायगोनलाइजेबल है? यहाँ पर इसको आप चेक करें तो ये अपर ट्राइंगुलर होगा। हाँ, ये अपर ट्राइंगुलर है क्योंकि नीचे वाले सारे आपके पास एलिमेंट 0 है। तो 1 इसकी आइगन वैल्यू है और ये इसकी आइगन वैल्यू जो है वो 0 है। या इसकी ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ है उस तरीके से भी अगर आप निकालें तो ये लैम्डा स्क्वायर बनेगा और इसका ट्रेस जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लैम्डा आएगा। तो यहाँ से इसकी दो ही आइगन वैल्यूज निकलती हैं, एक 0 निकल आता है और एक उसमें 1 निकल आता है। तो दोनों जो आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट है, इसी वजह से ये डायगोनलाइजेबल है। सेम रीजन आप बी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो a प्लस बी है ये भी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी ये दोनों एंट्रीज जो है डायगोनल एंट्रीज वो सेम है और ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो आइगन वैल्यूज भी है, तो सेम आइगन वैल्यू होने की वजह से ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इसी तरह सेवंथ रिजल्ट हमारे पास, इफ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी नीड नॉट बी डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी अगर ए और बी को डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हैं तो लाजमी नहीं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो भी जी। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे, इसके साथ रिलेटेड फर्दर प्रोसीजर या एग्जांपल्स हैं इसकी डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड। इसकी जो एप्लीकेशन, एक मैट्रिक्स हमें दे दिया हुआ है ए और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज आपके पास हैं, यहाँ पे सपोज 1 है, 0 है और -1 है और 2 है। ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस जो है या सिमिलैरिटी, इनका एक बहुत ये भी है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स जो है ना डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो मतलब इसको फिर आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में P और D और P इनवर्स, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता होगा। अब अगर आपने A की कोई भी पावर लेनी है, मसलन इसकी पावर आपने M निकालनी है, तो वो इक्वल होगा इस चीज के, मतलब D रेज़ टू पावर M में ले रहा हूं राइट साइड पे।
तो इस कंसेप्ट को आप यूज करके ए की कोई भी पावर आप मालूम कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह की मैंने एग्जांपल दी थी, वहां पर हमने कैलेस हैमिल्टन थ्योरम यूज करके किसी मैट्रिक्स की पावर का जनरल फार्मूला बनाना सीखा था। अब यहाँ पर लेकिन वो सिंपल मैट्रिसेस थी। अभी जो मेथड कर रहे हैं इससे आप किसी भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को इन पावर्स में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस ए को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन दिस फॉर्म, पी डी और पी इनवर्स की फॉर्म में। इसका एक मेथड है, वो मेथड ये है कि उसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने वैल्यूज मालूम करनी है। फाइंड आइगन वैल्यूज और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये आपने फाइंड आउट कर लेने, ठीक है। और मिसाल के तौर पे आपके पास जो आइगन वेक्टर है, अगर वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो आइगन वेक्टर्स की तादाद होगी वो आपके पास सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपके पास 3 आइगन वेक्टर निकल आएंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इनकी मदद से आपने जो P है P बना लेना है। P मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसमें इन वेक्टर्स को बतौर कॉलम आप V1, V2 और V3, तो ये P बन जाएगा। फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, उस तरीके से आप ये वाली इक्वेशन जो है ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल, उस एग्जांपल से ये मेथड जो है वो हमें समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो है वो आपके पास 1, 0 और -1 और 2 है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये एक, तो स्टेप 1 में हमने इसकी आइगन वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो इसकी एक आइगन वैल्यू, इसकी डायगोनल की एंट्री है 1, और सेकंड जो इसकी डायगोनल एंट्री है वो आपके पास कितनी है, वो 2 है। तो ये इसकी 2 आइगन वैल्यूज निकल आई। अब अगर आपने इसकी मदद से आइगन वेक्टर्स बनाने हैं तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से हम लिखते थे, ए माइनस लेमडा आई, इस शक्ल में। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके अंदर ए जो मैट्रिक्स है 1 माइनस लेमडा इसमें होता था, और 0 यहाँ पे है, यहाँ पे -1 है, और ये आपके पास 2 माइनस लेमडा है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी। इसी से हमने आइगन वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो सेकंड स्टेप आइगन वेक्टर्स, इसी से हम आइगन वेक्टर अब निकालते हैं। लेमडा हम 1 यूज करते हैं पहले, तो लेमडा की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये एंट्री आपके पास 0 हो जाएगी, ये ऑलरेडी 0 है, फिर ये -1 बन जाएगी, और यहाँ पे अब 2 माइनस 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास कॉलम वेक्टर है। इस होमोजीनियस सिस्टम को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो x और y, सॉरी, यहाँ पे आपके पास नल वेक्टर होता है, 0 0 होते हैं। अब इसमें जो सेकंड रो है, इस रो को अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखें -x + y तो 0 बन जाते हैं। यहाँ से y आपके पास आ जाएगा x के इक्वल, और ये जो वेक्टर आपने लिया था इस वेक्टर को यूं लिखा जा सकता है x y, और y जो है वो x के बराबर है, इसीलिए आप यहाँ पर भी x ही लिखेंगे। यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास एक आइगन वेक्टर बन जाएगा 1 और 1 जी। इसी तरह सेकंड आइगन वेक्टर, सेकंड जो आइगन वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर अगर मालूम करना चाहते हैं तो लेमडा की वैल्यू आप 2 पुट कर दें। अब इसमें फर्स्ट रो जो है लेमडा की जगह 2 पुट करेंगे तो -1 बन जाएगा और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1 है और ये आपके पास 0 बन जाएगा।
जी यहां पर आपके पास x और y है, इक्वल ये होगा 0 और 0। जी अब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में, यहां से जैसे फर्स्ट आपके पास आ जाएगी -x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। सेकंड को भी लिखेंगे तो x जो है ना वो 0 लेने हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो कॉलम वेक्टर है एक्स वाई, उसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह से बन जाएगी। एक्स आपने 0 ले लिया और वाई जो है ये नॉन 0 है। अब यहां से अगर आप वाई को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास एक आइगन वेक्टर बन जाएगा 0 और 1। जी सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आ गई कि इसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी, इसीलिए ये डायगोनलाइजेबल। अब हमने इसके दो आइगन वेक्टर भी मालूम कर लिए हैं। अब पी जो पी मैट्रिक्स बनाने का तरीका, वेक्टर आपके पास 1 1 है, उसको फर्स्ट कॉलम बना लें, सेकंड 1 है वो आपके पास सेकंड बन जाएगा। इसी तरह अगर आप तो इनवर्स का वही एडजॉइंट वाला, अब इसका डिटरमिनेंट निकल आएगा 1 निकल आएगा और एडजॉइंट क्या करना पड़ेगा, कर लें जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनको चेंज, और जो ये वाली एंट्रीज है कर लें तो ये ठीक है। तो अब जो सिमिलर मैट्रिसेस करते हुए आप ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं पी इन और जीपी इनवर्स पे आपके पास इस तरफ आप डी पी इनवर्स और ए आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जी इसमें से जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी इनवर्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1 0 -1 और 1 बनेगा, और ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास है 1 0 -1 और 2, और जो पी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, जी ये हमने बनाया हुआ है 1 0 1 और 1। इन तमाम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन सारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बन जाता है वो रिजल्ट आपके पास है 1 0 और 0 2। जी इनको मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स जो है ना उसको करते हैं पी और डी और पी इनवर्स की फॉर्म में। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कह देता कि ए की पावर 10 फाइंड आउट करें, ए रेज टू पावर 10 आपने मालूम करना है। जी इसमें अब आप देखें, सबसे पहले हम A5 मालूम कर लेते हैं। जी A5 मालूम करेंगे तो उसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी पावर में 5 आ जाएगा, जो मैंने आपको प्रीवियस रिजल्ट बताया। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो डी दिया हुआ है आपको, इसकी अगर आप पावर, क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज है तो पावर से मुराद होगा इसकी की आपने पावर लेनी है, तो ये P बन जाएगा और डी 1 0 और 1 की पावर 5 तो 1 होता है, और 2 जी इस तरफ P इनवर्स। मजीद अगर हम इसके ले लेते हैं तो ये बन जाएगा A 10
और यहाँ पर आपके पास P की जो वैल्यू है वो पुट, तो P की वैल्यू आपके पास है 1 0 और 1, और फिर स्क्वायर लेते हैं तो 32 का स्क्वायर आपके पास बन जाता है 10224, और P इनवर्स वाली जो वैल्यू है वो तो P इनवर्स हमने निकाला हुआ -1 और 1 जी। इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास A, तो ये हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस को यूज करके और सिमिलर मैट्रिसेस का मैट्रिक्स की पावर जो है वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं जी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर, ये एक ही छोटा सा टॉपिक था। फर्दर हम